नमस्कार दोस्तों, 2 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो जीएसटी इनफ्लोज का डाटा है अक्टूबर का, वो थोड़ा-सा प्रॉमिसिंग है। 1.05 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अक्टूबर में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है, ये पूरा सरकार का रेवेन्यू नहीं है। इसमें बहुत सारा जीएसटी सरकार को अभी रिफंड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, कभी-कभी जो एक्सपोर्टर होता है उसके ऊपर जीएसटी सरकार को दे देता है। एक्सपोर्ट करने के बाद उस शिपिंग बिल को जाके वो कंसर्न जीएसटी अथॉरिटी को देगा और जीएसटी अथॉरिटी उसको पैसा रिफंड कर देगी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टोटल कलेक्शन होता है, उसको कभी ये मत समझिएगा कि सरकार के पास पूरा पैसा है। नहीं, सरकार को बहुत सा पैसा वापस भी करना है। अब स्टैटिस्टिक्स ये निकल के आ रही है, जो 1.05 लाख करोड़ है, ये पिछले साल से 10% ज्यादा है। और फरवरी 2020 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा नंबर ये निकल के आया है, 1.05 लाख करोड़। तो अब प्रॉपरली यहां पे नजर आ रहा है कि भाई अगर जीएसटी इनफ्लो बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो बढ़ रहे हैं। और जो अलग अलग टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक कमेंट आया है कि भाई अगर आने वाले समय में इस तरीके के ग्रोथ मोमेंटम को हम लोग मेंटेन कर सके। अभी देखिए, ग्रोथ मोमेंटम अक्टूबर और नवंबर के महीनों में तो रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर के भी जो जीएसटी रेवेन्यू है अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, अक्टूबर में दशहरा का त्योहार है। तो त्योहारों में ऑब्वियस सी बात है, जो परचेजिंग होती है वो तेज हो जाती है, जो लोग पैसे ज्यादा खर्च करते हैं, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ गए हैं। तो अगर इस मोमेंटम को हम लोग नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कर पाते हैं मेंटेन, अगर लागू रख पाते हैं, तो ये जो हम लोगों ने गैस किया है कि 2.35 लाख करोड़ का, आप कह सकते हो, जो जीएसटी कंपनसेशन देना है सेंटर को स्टेट्स को, और ऐसा लग रहा था कि इतना पैसा नहीं आ पाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस में, हो सकता है इसमें से थोड़ा पैसा और आ जाए, स्टेट को पैसा दिया जा सके। अगर जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाए तो ये पिछले साल से 10.25% ज्यादा है, ठीक है। और सितंबर महीने से 10.1% ज्यादा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो ग्रोथ थी पिछले साल के रिस्पेक्ट में, वो -14%, -8% और 5% थी रिस्पेक्टिवली। फेस्टिवल डिमांड की वजह से ये कलेक्शन बढ़े हैं। बहुत सिंपल सी इसका एक्सप्लेनेशन है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया ये लव जिहाद वाला मैटर, कुछ ऐसे पागल और बेवकूफ लोग घूमते हैं जो कि सबको अपने बाप का माल समझते हैं, कहीं पे भी किसी को भी खड़े होकर गोली मार देंगे। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। एक यंग गर्ल जिसका नाम था निकिता तोमर, 21 साल की लड़की, अपना एग्जाम देने जा रही थी। इसको खड़े खड़े एक आदमी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। इसकी वहीं पे मौत हो गई और सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। पॉलिटिकल कनेक्शन थे इस लड़के के और लव जिहाद का मैटर है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि ये लड़का इस लड़की को कुछ सालों से फोर्स कर रहा था शादी करने के लिए, और ये बोल रहा था कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो देखिए, इंटरफेथ मैरिजेस अगर लव मैरिज के फॉर्म में हो तो वो सही है। अगर अलग अलग धर्म के लोग प्यार करते हो, शादी करना चाहते हैं, तो वो सही है। लेकिन जब लव का मैटर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां कन्वर्जन का मैटर नहीं आता है। और जब कन्वर्जन का मैटर आता है तो वो लव हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली वो लव नहीं होता, वो होता है लव जिहाद। अब पोलराइजेशन तो बढ़ेगा ही सोसाइटी में जब इस तरीके की हरकतें होंगी, जब इस तरीके के कुछ खुले सांड पागल घूम रहे हैं जो कहीं पे भी किसी को भी खड़े होकर गोली मार देंगे, ठीक है ना। कुछ होते हैं ना लोग कि भैया नहीं, चलो लड़की नहीं मान रही तो हम जबरदस्ती मनवा लेंगे, हम गोली मार देंगे। तो ऐसे केसेस में भैया जो आपका पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फॉर्चुनेटली इस इवेंट के बाद कोई कम्युनल दंगे नहीं हुए, भगवान की दया से। तो अब यहाँ पे जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, इन्होंने बोला है कि अब नियम कानून तो भाई लेके आना पड़ेगा, और सही भी है। अगर इस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं तो नियम कानून आना चाहिए। तो हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है कि लव जिहाद जैसी चीजें ना हो पाए। यानी ये जो मुस्लिम लड़के हैं जो हिंदू लड़कियों के ऊपर फोर्स करते हैं शादी करने के बाद अपना धर्म चेंज करने के लिए, ये ना हो पाए। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें एक क्लॉज ये भी रखा जाएगा कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं, वहां पे मुस्लिम गर्ल्स का भी धर्म परिवर्तन ना किया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव ही बनाया जाएगा इस नियम कानून को। तो इस तरीके का लॉ हरियाणा भी लाने की बात कर रहा है, और इस तरीके का लॉ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी लाने की बात कर रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4 में अनफॉर्चुनेट न्यूज है, इसके बारे में ज्यादा बात करना ठीक है नहीं। आगे बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अनफल ट्राई कलर इन फॉर्मर मॉइस्ट हर्डलैंड। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उड़ीसा पुलिस ने एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस सेटअप किया गुरा सेतु नाम की जगह पे।
ये जो गुरासेथी नाम की जगह है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मॉइस्ट फैक्शन का आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर हुआ करता था। एक समय पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो मॉइस्ट फैक्शन है, जिसको अभी के लिए बैन कर दिया गया है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, इसका सेंटर है गुरासेथु नाम की जगह पे। तो गुरासेथु में अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और उड़ीसा पुलिस है, वो अपना हेडक्वार्टर सेटअप कर चुकी है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये गुरा सेतु। और गुरा सेतु देखिए, बहुत लंबे समय से जो पुलिस पर्सनल्स हैं और जो बीएसएफ हैं, इनके लिए इनएक्सेसिबल था। धीरे धीरे हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को स्ट्रांग किया है और जो हमारी पुलिस और बीएसएफ है, वो आउटस्कर्ट्स वाले इलाके में पहुंच पा रही है। देखिए, इस इलाके में पहले मचकुंड डैम बना था 1960s में, बली मेला 1980s में प्रोजेक्ट बना था। ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स के चलते एलियनेशन बढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने मॉइस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए थे। 20,000 का ये इलाका है। ओके, अब बात ये थी कि पहले ये जो इलाका था, ये बाकी उड़ीसा से कटा हुआ था, क्योंकि इस इलाके तक पहुंचने के लिए आपको नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो भाई, गुरुप्रिया रिवर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया 2018 में। पहले तो जब इस गुरुप्रिया रिवर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि इन मॉइस्ट को पता था कि अगर ये ब्रिज बन जाता है तो आर्म्ड फोर्सेस बीएसएफ हम तक पहुंच जाएंगे और हमारी एक्टिविटीज को ब्लॉक कर देंगे। फाइनली बीएसएफ को यहां पे डिप्लॉय किया गया। जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसी फोर्सेस पहुंची जाएंगी तो ब्रिज बन ही जाएगा। ब्रिज बन चुका है और धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में पहुंच के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पहले जनपदई पहुंची, जो कि रूमा नदी के पास है, फिर ये पपर मेतला पहुंची, फिर हंतलगुड़ा पहुंची, हंतलगुड़ा पहुंचने के बाद ये जुदाम्बो पहुंची। ठीक है ना, मतलब कि ये जो ईस्टर्न घाट्स में स्वाभिमान आंचल नाम की जो जगह है, यहाँ पे जो सीपीआई का बेस हुआ करता था, यहाँ पे अब कहीं ना कहीं बीएसएफ और जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर्स थे, जो वायलेंस के थ्रू अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, बहुत वायलेंट एक्टिविटीज ऑलरेडी कर भी चुके हैं, बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को मार भी चुके हैं, उनको चेक करने में काफी इफेक्टिव स्टेप है ये। कुछ दिन पहले आपको मैंने न्यूज बताई थी कि जो पाकिस्तान की रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसने बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम पूरा पार्ट बना देंगे पाकिस्तान का और यहाँ पे इलेक्शन होंगे। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान रीजन को देखो तो ये जो नीले रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, बेसिकली दिस इज गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ये हमारा इलाका है, इलीगली इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और इधर है एक छोटी सी जो पतली सी स्ट्रिप है, ये है पीओके। काफी बड़े इलाके हैं। गिलगित बल्तिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। पूरा का पूरा लद्दाख 57,000 किलोमीटर का है, अगर आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख देखो तो। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, इंडिया का इलाका था। हमारे पास ये होता तो सीधे सीधे लैंड एक्सेस होती हमारे पास अफगानिस्तान की। तो जब इस तरीके का एक अनाउंसमेंट आया तो इंडिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीधा सीधा एक स्टेटमेंट इशू किया है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है, आप इसका इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, तुरंत इसको छोड़ के बाहर निकलिए, इमीडिएटली वैकेट करिए। इलीगल और फोर्सेबल ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन आपने कर रखा है पाकिस्तान ने, किसका? कश्मीर का। इन्होंने बोला कि देखिए, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये हमारी हैं, और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि भैया लीगल, कंप्लीट और इररेवोकेबल एक्सेशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का टू द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947। इसलिए पाकिस्तान का इन टेरिटरीज के ऊपर कोई हक नहीं है। इलीगल ऑक्यूपेशन है, फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है, और यहां पे इलेक्शन कंडक्ट करा के, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट करा के पाकिस्तान ने जो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं इन इलाकों में लोगों के अगेंस्ट, उसको वो छुपा नहीं सकता। अब ये सब तो देखिए कहने की बातें हैं, जो टेरिटरी जहां चली गई वो रहने वाली है वहीं पे। तो पाकिस्तान को पार्ट कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके ऊपर लड़ाई नहीं होगी और इंडिया अंदर घुसने वाला है नहीं। हाँ, इंडिया का जो कश्मीर और लद्दाख है, जो कि अभी इंडिया के ऑक्यूपेशन के अंदर है, पाकिस्तान उसके अंदर लगातार घुसने की कोशिश करता है। पाकिस्तान हमेशा उसके अंदर अपनी नाक घुसेड़ता है। हालांकि कोई भी एरिया किसी के पास जाने वाला है नहीं। जो मोडस ऑपरे जो स्टैंड, जो आप कह सकते हो ना कि इस समय पे जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन वैसी ही रहने वाली है। तो अक्सर चीन चाइना के पास चला गया, वो चाइना के पास ही रहने वाला है। पीओके गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान के पास ही रहने वाला है। और हमारे पास जितना कश्मीर और लद्दाख है वो हमारे पास ही रहने वाला है, इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर। कोई चीज अब किसी के पास भी नहीं जा रही है। यही स्टेटस को रहने वाला है आगे आने वाले समय में। एक और न्यूज निकल के आ रही है, 3 न्यू रफाल जेट्स टू फ्लाई नॉन स्टॉप फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। देखिए, 3 रफाल जेट के फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के सीधे सीधे फ्रांस से उड़ के इंडिया में पहुंचेंगे नॉन स्टॉप। तो आइस्ट्रस नाम की जगह है फ्रांस में, यहां से ये जामनगर आएंगे। 8 घंटे की प्लेन जर्नी है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए इनका फ्रांस का एक और एयरक्राफ्ट भी इनके साथ फ्लाई करके आएगा और फिर वो वापस लौट जाएगा। तो छोटी सी न्यूज है,
लास्ट मंथ ही हमारे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया साहब ने अनाउंस किया था कि अब हर महीने में, हर 2 या 3 महीने पे 2 या 3 रफाल या 4 रफाल हमारे पास आते ही जाएंगे। रफाल से हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है विज विज चाइना, वो थोड़ी अच्छी होती है। फिर न्यूज देखते हैं, आज की फाइनल न्यूज है, फाइल एफआईआर फॉर साइबर क्राइम। देखिए, सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका लिंक है www.cybercrime.gov.in। इस पोर्टल को सरकार ने लॉन्च किया था 30 अगस्त 2019 को। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, देश भर से कहीं से भी लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोर्टल को। एक इसी का वर्जन लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर, जहां पे बोला गया कि कंप्लेंट्स रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये सब चीजें उस पर लॉन्च हो। आप देखिए दोस्तों, इस पोर्टल पे cybercrime.gov.in पे इसी तरीके की चीजें लॉन्च होती। तो सरकार ने क्या बोल रखा, सरकार ने बोला है कि गुड सैमरिटन्स, गुड सैमरिटन्स मतलब जो सरकार की सोसाइटी की मदद करते हैं। गुड सैमरिटन्स नाम का शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब एक्सीडेंट होता है सड़कों पे, तो वो लोग, जो लोग उन एक्सीडेंट में घायल हैं, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, उनको गुड सैमरिटन्स बोला। यहां पे वो लोग जो सोसाइटी की गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, उनको क्या बोला गया, गुड सैमरिटन्स बोला गया। तो सरकार ने अपने इस पोर्टल पे साफ साफ लिख रखा है कि गुड सैमरिटन्स वेलकम है। वो साइबर क्राइम वॉलंटियर की तरह जो कुछ भी अनलॉफुली कंटेंट डाला जा रहा है वेबसाइट्स पे, जो भी ऑनलाइन कंटेंट अनलॉफुल है, कोई भी चीज गलत कहीं पे हो रही है, उस चीज को आप पॉइंट आउट करिए इस साइबर क्राइम पोर्टल में। तो अगर कुछ भी ऑनलाइन हो रहा है विच इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, कंटेम्प्ट, एड एट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, इसमें कम्युनल मिस हार्मोनी फैलाने वाला कंटेंट, कम्युनल हार्मोनी फैलाने वाला, चाइल्ड सेक्स एब्यूज, वुमेन के खिलाफ वायलेंस, हर चीज को आप यहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन वायलेंस की वायलेंस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि साइबर क्राइम है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम हो रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से जो क्राइम हो रहा है, ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग की यहां पे बात हो रही है। अब स्टेटमेंट इशू किया गया एमएचए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट्स को लिख के बोला कि देखिए, cybercrime.gov.in पे जो भी कंप्लेंट फाइल होती है, आप उस कंप्लेंट को एग्जामिन करिए, उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल करिए और एफआईआर पे एक्शन लीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं cybercrime.gov.in प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, बट उस कंप्लेंट पे एक्शन नहीं होते। जैसे कि राज्यसभा में 4 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी साहब ने क्या बोला कि 30 अगस्त 2019 से 30 जनवरी 2020 तक 33,152 साइबर क्राइम इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें से एफआईआर केवल 790 में फाइल हुई है। तो टोटल इंसिडेंट्स कितने हुए, 33,152। एफआईआर कितने में फाइल हुई, 790 में फाइल हुई। मतलब कि जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो ज्यादा है और जिन पे एक्शन लिया जा रहा है वो कम है। फिर कुछ डाटा कंपाइल किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये क्या बोलता है, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड साइबर क्राइम्स इंक्रीज बाय 63.5% इन ईयर 2019 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दोस्तों, इनको कोट कर सकते हो आप एग्जाम में। फिर a total of 44,546 cases were registered under cyber crimes compared to 27,248 cases in 2018। तो 2018 में लमसम 27,000, 2019 में लगभग 44,000, जिसमें से 60.4% साइबर क्राइम के केसेस फ्रॉड के हैं, 5.1% सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के और डिसरिप्यूज कॉज करने की 4.2% है। दिल्ली में तो एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की आप कह सकते हो हेल्पलाइन खोली गई है, जिसमें आप 155260 नंबर पे डायल करो और अपने इंसिडेंट को रिपोर्ट करो। तो जब भी कोई कंप्लेन आएगी cybercrime.gov.in प्लेटफॉर्म पे, एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर चेक करेगा कि कंप्लेन सही है कि नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट है तो कंसर्न बैंक या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में वो पुलिस डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करेगा और बोलेगा कि देखिए हमारे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई है, अगर सच में ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है आपके बैंक से, इसको तुरंत एड्रेस करिए। तो कुल मिलाकर सरकार यहां पे यही इंस्ट्रक्शंस दे रही है स्टेट्स को कि देखिए जो हमने cybercrime.gov.in नाम का पोर्टल खोला है, ये हमने इसलिए खोला है कि जो कुछ भी सिटीजंस रिपोर्ट कर रहे हैं आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, क्योंकि केवल 2.5% केसेस में एफआईआर फाइल की गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है कि प्रोएक्टिवली पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तो पुलिस का एक्शन टाइम बाउंड मैनर में लेना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जनरल स्टडीज पेपर 3 में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो गई है। आगे बढ़ने से पहले, खत्म करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।